प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं निर्मला शर्मा, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर की आचार्य। आज हम व्याकरण विषय में हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और ठीक ठीक समझने के लिए उस भाषा के शब्दों के प्रयोग के नियम बना दिए जाते हैं। इन नियमों के ज्ञान को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। हिंदी भाषा का शुद्ध रूप जानने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। व्याकरण वर्णों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता का ज्ञान कराने के लिए इसके 3 विभाग किए गए हैं। पहला वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग और तीसरा वाक्य विभाग। पहला वर्ण विभाग। सबसे पहले हम वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण की परिभाषा सामान्य रूप से ये बताई जाती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। न शरः इति अक्षरः। वर्ण के 2 भेद हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर हम उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, और दूसरे हैं व्यंजन, जिनके उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। वे अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। इसी प्रकार व्यंजन 33 माने गए हैं, जो 25 स्पर्श वर्ण हैं, 4 अंतस्थ वर्ण हैं और 4 ऊष्म वर्ण हैं, तथा कुछ वर्ण संयुक्त व्यंजन भी माने गए हैं। दूसरा आता है शब्द विभाग। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है, उसे हम शब्द के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पाठशाला कहने से ही हमारे मन मस्तिष्क में ये ज्ञात हो जाता है कि उसकी कोई आकृति हमारे हृदय में उभर आती है, चित्र प्रस्तुत हो जाता है, तो हमें ऐसा पता चल जाता है कि हाँ, ये पाठशाला बताई जा रही है। और दूसरा है कमल। कमल कहने से कमल का पुष्प हमारे ध्यान में आ जाता है। शब्द विभाग के कई प्रकार हैं। पहला उत्पत्ति के अनुसार, दूसरा बनावट के अनुसार, तीसरा अर्थ के अनुसार और चौथा प्रयोग के अनुसार। उत्पत्ति के अनुसार तत्सम, तदुभव, देशज और विदेशी शब्द ये आपने पढ़े हैं। दूसरा है बनावट के अनुसार रूढ़, यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर है अर्थ के अनुसार। पहला है इसमें सार्थक, जिसका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक, ऐसे शब्द जो हम निरर्थक रूप से व्यक्त कर देते हैं, जैसे चाय, वाय आदि। चौथा है प्रयोग के अनुसार, जो विकारी और अविकारी माने जाते हैं। इन सारे प्रकारों को हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तीसरा है हमारा
वाक्य विभाग। वाक्य शब्दों का वह समूह है जो भाव और अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वाक्य कहा कि राम विद्यालय जाता है, तो अपने आप में वह वाक्य पूरा हो जाता है, वो अपने अर्थ और भाव को प्रकट कर देता है। दूसरा एक वाक्य है मोर नाचता है। मोर नाचता है वाक्य कहने से मोर और नाचने का क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार हमने तीनों विभाग वर्ण, शब्द और वाक्य विभाग पढ़े। अब जो मुख्य बिंदु है हमारा संधि, जिसे हमें आज पढ़ना है। ऐसा मानते हैं बच्चों कि संधियां बड़ी कठिन होती हैं, हमें समझ में ध्यान जल्दी से नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उसे सरल रूप में समझ लेते हैं तब हमें वो में कठिन दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो संधि शब्द विभाग के अंतर्गत आती है। शब्द विभाग में हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था बनावट के अनुसार रूढ़ और यौगिक। यौगिक के अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चारों बातें इसी यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। संधि कहते किसे हैं, किससे मिलकर बनी है? संधि सम जमा धी, इसका अर्थ है समान रूप से धारण करना। संधि जब दो शब्द आपस में समान रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं तो प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर जब मिलता है और उसमें विकार उत्पन्न होता है तो हम उसे संधि कहते हैं। सामान्य रूप से संधि की परिभाषा हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सार्थक शब्द कोई दो हों और उनमें परस्पर शब्दों के जो अंतिम अक्षर हों उनमें संधि होती है। मान लीजिए शब्द है विद्या जमा आलय। प्रथम पद के अंत में हमें एक ध्वनि सुनाई आती है, वो ध्वनि है आ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में हमें एक ध्वनि सुनाई देती है जो है आ। तो दोनों स्वर आ और आ मिलकर आ हो गए हैं और इसका रूप बन जाता है विद्यालय। ये हमारी संधि कहलाती है। अब संधियां कितने प्रकार की होती हैं? संधियां तीन प्रकार की मानी गई हैं। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होती है और जब व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। और तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। जब विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आए या स्वर आए तो वहाँ पर उनके मेल से विसर्ग संधि होती है। उदाहरण के माध्यम से हमने अभी ये समझा था कि जैसे विद्या जमा आलय, ये हमारा स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है। दूसरा था व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का हम उदाहरण जैसे जगत जमा
नाथ। यहाँ पर त का ना बन जाता है, यहाँ पर त का ना हो जाता है। तो जहाँ पर व्यंजन वर्ण हो, प्रथम पद के अंत में कोई व्यंजन दिखाई देता हो और वो हलंत वाला हो, तो हमें ये पहचान लेना चाहिए कि यहाँ पर अवश्य ही व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। तो इसीलिए इसका रूप बन गया जगन्नाथ। इसी प्रकार हमारी तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में प्रथम पद के अंत में विसर्ग का होना आवश्य होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उदाहरण है कोपी। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कह जमा अपि, यानी प्रथम पद के अंत में विसर्ग दिखाई दे रहा है और उसके बाद द्वितीय पद के पहले वर्ण में अ है। तो यहाँ पर इस विसर्ग का ओ बन गया है। इसलिए इसमें एक नियम और भी होता है कि अगर प्रथम पद के अंत में ओ हो और उसके बाद अ आए तो वहाँ पर पहला पद ज्यों का त्यों रहता है, को अपि। इसे हम को जमा अपि भी कह सकते हैं, लेकिन संधि का नाम परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम पूर्व रूप संधि कहेंगे। तो ये तो थी हमारी सामान्य रूप से हमने 3 प्रकार से संधियां पढ़ी थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारे कक्षा नवम के कोर्स में स्वर संधियों के अंतर्गत 2 ही संधियां आती हैं। पहली है दीर्घ संधि और दूसरी है गुण संधि। तो इसलिए हम स्वर संधि के भेद जानेंगे कि भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि और 5वां है अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि, जैसा कि आप उसके नाम से जान रहे हैं कि इन वर्णों को, चाहे वो ह्रस्व वर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो, लेकिन वो दोनों स्वर होने चाहिए और वो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो वही दीर्घ संधि में कहा जाता है। तो सामान्य रूप से हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा, यदि अ, इ, उ, री के बाद कोई समान स्वर आते हैं इनमें ये वर्ण ह्रस्व या दीर्घ दोनों हो सकते हैं, चाहे वो छोटे अक्षर हों या बड़े अक्षर हों, के बाद समान स्वर आते हैं
तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देव जमा आलय। देव जमा आलय उदाहरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? यदि प्रथम पद के अंत में उच्चारण करेंगे इस वर्ण का, तो इसमें हमें अ वर्ण की ए ध्वनि हमें सुनाई देगी। और द्वितीय पद के प्रारंभ का वर्ण है आ, तो अ जमा आ बराबर आ हो जाता है। यही बात हमने अभी ऊपर परिभाषा में कही थी। यदि अ चाहे इसका ह्रस्व रूप हो, छोटा हो या बड़ा अक्षर हो, दोनों का मिलन हो और उसके बाद जो उसमें विकार आए, जो परिवर्तन आए, बदलाव आए, वही संधि रूप बन जाता है। इसी प्रकार इसका रूप बन गया देवालय। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे अन्य उदाहरण है धर्मार्थ। धर्मार्थ में धर्म जमा अर्थ, ये दो शब्द मिले हैं। ऐसे ही जब हमने अंतिम वर्ण का उच्चारण किया तो हमें अ की ध्वनि सुनाई दी है और द्वितीय पद में भी अ है। इस प्रकार ये दोनों अ और अ मिलकर आ रूप बन जाता है। और इस कारण से जब आ यानी दीर्घ हो गया, तो दीर्घ होने से हमने इसको दीर्घ संधि मान लिया था, इसीलिए इसका नाम दीर्घ हो जाता है। क्योंकि चाहे छोटे अक्षर हों समान रूप से, चाहे बड़े अक्षर हों, तो भी दीर्घ हो जाएगा। यदि ह्रस्व वर्ण हो और दूसरा दीर्घ हो, तो भी दीर्घ ही हो जाता है। इसी प्रकार पहला वर्ण अगर दीर्घ है और दूसरा ह्रस्व है, तो भी वह दीर्घ ही हो जाता है। यानी अंत में जो हमारा इसका उत्तर निकल के आता है वो है दीर्घ। तो कहने का मतलब है दीर्घ होने पर ही हम इसको दीर्घ संधि मानते हैं। इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे और ये समान रूप से एक ही परिवार के हैं, क्योंकि हमने इन चार वर्णों को लिया था, अ, ई, उ और री। तो सबसे पहले हमने ए परिवार के चारों अक्षरों को देखा था। इसी प्रकार अ के अन्य उदाहरण हैं, जैसे दैत्यारी। क्या करेंगे हम इसका संधि विच्छेद? दैत्य जमा अरि, दैत्य जमा अरि। दैत्य कहते हैं राक्षस को और अरि माने शत्रु। जो शत्रु है, राक्षस है, राक्षसों का शत्रु है। तो यहाँ पर या वर्ण है, या में भी अ की ध्वनि सुनाई दे रही है और
दूसरा शब्द है, इसमें भी पूर्व पद ए है, इसलिए यहाँ पर भी अ जमा अ बराबर आ हो गया है। इसलिए इसका रूप बन गया है दैत्यारी। इसी प्रकार विद्यातुर, विद्यातुर शब्द भी इसी प्रकार से हम जानेंगे। विद्या जमा आतुर। क्या निकल के आया? दो शब्द हैं, पहला है विद्या और दूसरा है आतुर, यानी विद्या के लिए आतुर, व्याकुल। तो क्या करेंगे हम इसका संधि विच्छेद, जैसे हमने ऊपर किया था विद्यालय में, विद्या का आ और आतुर का आ। तो यहाँ पर आ और आ दोनों समान स्वर हैं, इसलिए दोनों मिलकर ये दीर्घ हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये रूप बन गया है विद्यातुर। इसी प्रकार औषधालय, औषधालय को हम दवाइयों का घर भी कहते हैं। क्या है अन्य उदाहरण? औषधालय, औषध जमा आलय, औषध जमा आलय। तो औषध शब्द का प्रथम पद औषध है, औषध में अंतिम वर्ण है ध, और ध में भी अ की ध्वनि सुनाई आ रही है, और अ जमा आ, द्वितीय पद का पहला वर्ण है आ। तो जब अ जमा आ बराबर आ हो जाता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसी प्रकार यह रूप बन जाता है औषधालय। तो ये हमने आ परिवार के, चाहे वो छोटे अक्षर हों या बड़े अक्षर हों, इन दोनों को सीखा है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है ई परिवार। इसी प्रकार ई परिवार में भी ई और ई मिलकर ई बन जाती है, यानी इसमें भी ये दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार ई जमा ई बराबर भी ई ही होगा, यानी इसमें भी ये दीर्घ ही बन जाएगा। तीसरा इसमें छोटी ई यानी ई जमा ई बराबर ई होगा, और ई जमा ई बराबर भी ई ही होगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा चाहे ह्रस्व वर्ण आए समान, चाहे ह्रस्व और दीर्घ आए, चाहे दीर्घ दीर्घ आए और चाहे दीर्घ ह्रस्व आए, वो होना तो दीर्घ ही है। इसीलिए हमने इसको दीर्घ संधि का नाम दिया है। अब हम इन ई वर्ण के उदाहरणों के द्वारा इसे हम समझेंगे। पहला उदाहरण है कवींद्र। कवींद्र अधिकांशतः बच्चे कवि शब्द को अशुद्ध लिखते हैं। वे हमेशा ये ध्यान ही नहीं रखते हैं कि सार्थक शब्दों में ही संधि होती है। तो अगर हम इसे बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये सार्थक शब्द नहीं माना जाता है। सार्थक शब्द क्या है? जब हम इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे, यही हमारा सार्थक शब्द है। इसीलिए हम कहते हैं कि सार्थक शब्दों में ही संधि होती है। तो क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद? कवि जमा इंद्र। देखिए
प्रथम पद है कवि। कवि में ई की ध्वनि सुनाई दे रही है। मात्रा से ही हम इसकी पहचान कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी ई लिखनी है, छोटी या बड़ी, यानी ई या ई। इसलिए मात्रा हमें यहाँ छोटी दिखाई दे रही है, तो हम इसको ई लिखेंगे। और ई जमा ई बराबर बड़ी ई, यानी कि ई बन गई, यानी दीर्घ हो गया। तो दीर्घ होने से यहाँ पर रूप मात्रा के रूप में ये बड़ी ई की मात्रा आ गई है। इसलिए हम इसको संधि बनाते वक्त छोटी छोटी बराबर बड़ी होने से बड़ी की मात्रा लगाएंगे और इसका रूप बन जाएगा कवींद्र, जो कि यहाँ पर बन गया है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है रवीश। रवि माने सूर्य, ईश्व माने ईश्वर, भगवान। तो कैसे करेंगे हम इसका संधि विच्छेद? वही हमें ध्यान रखना है कि पहला सार्थक शब्द ही होना चाहिए। इसलिए हमें मात्रा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि प्रथम पद में मात्रा कौन सी लगेगी। तो रवि जमा ईश। अब हम इसे ईश तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश कहने पर हमारा ये सार्थक शब्द नहीं बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर ई का उच्चारण करेंगे, यानी ईश लिखेंगे। तो अब हम इसमें संधि करते हैं। क्या है प्रथम पद के अंत में ध्वनि? वी, यानी हमें इसमें ई की आवाज सुनाई दे रही है। तो ई जमा और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है ई, तो ई जमा ई बराबर ई बन जाता है, यानी कि दीर्घ ही होगा। इसीलिए हम इसको भी दीर्घ संधि कहेंगे, क्योंकि इसका रूप बन गया है रवीश। इसीलिए ये ई जो है वो मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अन्य अन्य बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। इसी तरह एक अन्य उदाहरण है नदीश। देखिए, प्रथम पद के अंत में पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। नदी जमा ईश, दोनों सार्थक शब्द हैं। नदी बड़ी की मात्रा लगा के लिखा जाता है, छोटी अगर लगाएंगे तो ये रूप हमारा ऐसे हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। सार्थक शब्द सार्थक रूप नहीं माना जाएगा। इसलिए हम इसको इस प्रकार से नदी शब्द को लिखेंगे। अन्य उदाहरण है नदीश। नदीश में नदी जमा ईश, ध्वनि है अंतिम पद के वर्ण की ई और द्वितीय पद का प्रारंभ है ई। दोनों समान स्वर हैं, दोनों समान स्वर होने पर ये ई हो गया है और इस प्रकार ये रूप हमारा बड़ी ई के मात्रा के रूप में दिखाई दे रहा है और ये रूप बन गया है नदीश। इसी प्रकार हमारा ऊ का उदाहरण है। ऊ का उदाहरण जैसे गुरूपदेश। गुरूपदेश संधि विच्छेद करते वक्त भी हमें यही ध्यान रखना है कि हमें ये सार्थक शब्द होना चाहिए। कुछ बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता है कि ये छोटे ऊ की मात्रा है या बड़े ऊ की मात्रा है, इस बात का ध्यान ही नहीं होता है। वो हर एक में बस यही लगा देते हैं, लेकिन इसको हमें जान लेना आवश्यक है, क्योंकि
र में जब हम इस प्रकार का मात्रा लगाते हैं तो ये उ है, और जब हम र में इस प्रकार की मात्रा लगाते हैं तो ये ऊ कहलाता है। इसीलिए हमें संधि विच्छेद में ये ध्यान रखना आवश्यक है कि गुरु जमा उपदेश, गुरु का उपदेश। अब हमें उच्चारण करना है तो हमारी संधि कभी भी गलत नहीं होगी। पहला है रू, यानी ऊ की ध्वनि सुनाई दे रही है, और दूसरा है उ, यानी दोनों ह्रस्व वर्ण हैं और दोनों ह्रस्व वर्ण मिलकर दीर्घ हो गए हैं। इसी प्रकार इसका अन्य अन्य उदाहरण समझने चाहिए, जैसे वधूत्सव, वधूरा, भानुष्मा। इसी प्रकार ये भी सभी रूप इसी प्रकार किए जाते हैं संधि विच्छेद। वधू जमा उत्सव, ऊ जमा उ बराबर बड़ा उ, यानी दीर्घ वर्ण हो गया, इसलिए ये मिलकर वधूत्सव बन जाता है। इस तरह से हमें यह दीर्घ संधि समझनी चाहिए। अंतिम है री वर्ण। री का उच्चारण अधिकांशतः नहीं किया जाता है, अधिकतर इसका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसके कोई एक आध उदाहरण ही देखने को मिलते हैं। तो एक उदाहरण है इसका पितृणम, यानी पितृण, पिता का ऋण, पितृण। जैसे हम उच्चारण अधिकांशतः बच्चे इसका गलत करते हैं। पितृण र और री अंतर है। ये वाला जो री इसे होता है, इसका उच्चारण री है, इसे हम री कहते हैं, ना कि र। इसका ध्यान रखना है। तो जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो री की हमें ध्वनि सुनाई दी, तो री जमा पितृ जमा ऋण, यानी री जमा री, ऐसा ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। और हम जब इसके वर्ण निकालेंगे तो ये होगा री जमा री बराबर री री, और इसका रूप हो जाएगा पितृणम, यानी पितृण, पिता का ऋण। इस प्रकार हमने आज ये दीर्घ संधि समझी है। आशा करती हूँ कि आपने ये दीर्घ संधि को अच्छे से समझा होगा। इसके बाद हमारी दूसरी संधि आती है गुण संधि। गुण संधि क्या परिभाषा है? यदि अ या आ के बाद इ, उ, री, लृ, इन चार वर्णों में से कोई भी वर्ण आए तो क्रमशः, यानी इसी क्रम से जैसे हमने ये लिखे हैं, इ, उ, री, लृ। अब ये वर्ण ह्रस्व और दीर्घ दोनों हो सकते हैं, चाहे ये ह्रस्व हो या दीर्घ हो। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि अ और आ के बाद इ और ई आता है तो ए हो जाता है। इसी प्रकार अ और आ के बाद अगर ऊ आता है या बड़ा ऊ आता है, यानी ऊ दीर्घ दोनों वर्ण है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये आता है तो ओ बन जाता है। इसी प्रकार तीसरा है, यदि अ या आ के बाद री आता है तो
अर हो जाता है, और अगर लृ आता है तो अल हो जाता है। अब ये कैसे होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें उदाहरण के माध्यम से समझना है कि ये किस प्रकार से हो जाता है। देखिए, पहला उदाहरण है जैसे उपेंद्र, उप जमा इंद्र। पा का जब हमने उच्चारण किया तो हमें इसमें अ की ध्वनि सुनाई दी और इसके बाद ई। तो यही बात हमने परिभाषा में कही थी कि यदि अ या आ के बाद यानी प्रथम पद में यहाँ पर या तो अ हो या आ आए तो इसमें हमारा यहाँ अ वर्ण आ गया है और अ के बाद ई है तो ये क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हमने ये कहा था कि क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये ए हो गया है और ये ए हमें यहाँ ऊपर उपेंद्र में मात्रा के रूप में दिखाई दे रहा है। ह्रस्व है तो एक मात्रा लगेगी और अगर दीर्घ होता है तो वो अन्य संधि में हमें दूसरे लग जाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण है ओ का, जैसे महोत्सव, महाजमा उत्सव। अधिकांशतः बच्चे इसे मह लिख देते हैं। मह माने महान नहीं होता, महा माने महान होता है। इसलिए संधि विच्छेद करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो शब्द सार्थक लिखना है, इसलिए यहाँ पर महा शब्द आया है। आप देखिए इसमें क्या आ गया, आ जमा ऊ बराबर ओ हो गया है, इसलिए यहाँ पर देखिए ऊ को ओ बन गया है। इस ऊ को आ के साथ संपर्क में आने से इसका विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन ओ के रूप में आ गया है, इसलिए ये शब्द बन गया महोत्सव। इसी प्रकार री का उदाहरण है महर्षि। महाजमा ऋषि। इसमें भी आ जमा रि बराबर आर हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ कहा था कि क्रमशः रि को अर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर आ के साथ रि आने पर विकार उत्पन्न हुआ और वो आया अर, और अर जो है वो मात्रा के रूप में ऊपर लग गया है, इसलिए ये रूप बन गया है महर्षि। अंतिम वर्ण है लृ। इसका अधिकांशतः प्रयोग देखने में नहीं आता है, केवल एक आध उदाहरण ही इसका दिखाई देता है। वो शब्द है तवल्लकार। तव जमा लृकार। अ के बाद लृ आने पर अल हो जाता है। हलंत वाला वर्ण होने से ये आधा वर्ण लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अल होने पर यहाँ ये आधा अक्षर होने पर तवल्लकार रूप बन गया है। इसी प्रकार अन्य अन्य उदाहरणों में हमें ये समझना चाहिए। इस प्रकार हमने आज स्वर संधि के दो भेद दीर्घ और गुण संधि समझी है। आशा है कि अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप उसको आगे से सरलतापूर्वक कर सकेंगे। धन्यवाद।